आदरणीय राकेश बाबू के ममहर के मिट्टी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं राकेश बाबू के पिता के मिट्टी को प्रणाम करता हूं, उस मां को प्रणाम करता हूं, पिता को प्रणाम करता हूं जिस माता पिता ने राकेश बाबू जैसे बेटे को जन्म देने का कार्य किया, जिनके खून में ना जाति है, ना पार्टी है, ना गोत्र है, ना क्षेत्रवाद है, ना पॉलिटिकल कोई गुण है। हम तो निराश हो गए। मैं आज के दिन इस धरती के लाल महन जी को भी याद करता हूं, कारेलाल दा को याद करता हूं, मंटू दा को याद करता हूं, सेठ जी को याद करता हूं, जिन्होंने जबरदस्ती 2001 में मुझे खींचकर सामो की धरती पर लाने का कार्य किया। और इन्हीं चारों के भागीरथी प्रयास से आज सामो दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुआ है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो साथियों। मैं अपनी आंखों से सामो को 20 वर्षों से देखा है, 22 वर्षों से देखा है। बच्चों से मिला, बूढ़े चाचा से मिला, भाई से मिला। इस देश के जनप्रतिनिधियों ने सामो के मिट्टी के साथ खूब मजाक करते आया है। मैं तो निराश हो गया था, चूंकि मैं एक्का चलता हूं, किसी का दरबार नहीं। दरबार करेंगे तो ऊपर वाले का करेंगे, दरबार करेंगे तो लोकतंत्र के सच्चे महान मतदाताओं का करेंगे, किसी नेता का दरबार नहीं करेंगे। सामो की धरती ने इस बेटा को विधानसभा भेजने का कर सकता है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। मैं सब दिन लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी का विरोधी रहा, इस आवाज को बुलंद करता रहा। जो बेगूसराय का बेटा लोकसभा का नेतृत्व करे, दूसरे जिला के बेटा को बेगूसराय का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। चूंकि बेगूसराय की धरती ने राजनीतिक क्षेत्र में दधीची को पैदा करने का कार्य किया साथियों। कोई जिला हिंदुस्तान में ऐसे नहीं मिलेंगे जितना बेगूसराय की धरती ने राजनीतिक क्षेत्र में दधीची को पैदा करके भेजने का कार्य किया। लेकिन मेरे जिला का दुर्भाग्य, जब एनडीए ने घोषणा कर दिया जो मैं आपको बाहरी खोपूंगा ही खोपूंगा, मैं विकास को मानता हूं। मैं उदास मन से सोचा जो एक वोट इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर डाल देना है। लेकिन प्रत्याशी आए, मैंने कहा मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आपके लिए कदम से कदम नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। चूंकि विधानसभा में और विधान परिषद में साथ ही साथ थे, बहुत दबाव में हम थे। उस कालखंड में मैंने एक निर्णय लिया जो मैं जीवन में
लोकसभा के किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं करूंगा। और मैं नॉमिनेशन में गया, जीडी कॉलेज का मंच सेंट्रल और स्टेट से भरा पड़ा था। मैंने कहा था ना मुताफिर चाहिए, ना शौचालय चाहिए, ना पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए। बेगूसराय के बाजू में वो ताकत ये छोटे छोटे समस्या का समाधान करने में मुझे देना है। तो नंबर 1 सामो मटिहानी पुल को जोड़ना होगा। और नंबर 2 कहा था जो बरौनी रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना 1964 में ही धुआं दिया, 64 से आज तक पूरे देश में 10 कारखाने लगे होंगे तेल शोधक कारखाना। गुवाहाटी लगे, पानीपत लगे, विशाखापट्टनम लगे। सब कारखाना को पेट्रोल केमिकल और विस्तारीकरण मिला, लेकिन बरौनी रिफाइनरी अब आगे को विस्तारीकरण नहीं मिला। मैंने कहा था जब इसे विस्तारीकरण और पेट्रोल केमिकल्स के रास्ते को प्रशस्त कर दो। अब तीसरी बात जो मैंने कहा उसकी चर्चा मैं करना पसंद नहीं करता। उसकी चर्चा होगी और उस मंच पर तमाम नेताओं के गले में दही जम गए। उस मिट्टी की आवाज आई, उस मां की आवाज आई। उस लाल ने मंच से खड़ा होकर कहा था जो भोगो जी पोल की चिंता मत करो, पोल राकेश देगा। 4 लाख प्लस से जिता के एनडीए के उम्मीदवार को दिल्ली भेजने का कहा। मुझे विश्वास हुआ, काउंटिंग दिन मुझे विश्वास हो गया। जब ऊपर वाले ने सुना, आपने सुना, और दोनों आशीर्वाद 4 प्लस चले गए। इसका मतलब था राकेश बाबू की वाणी राम के आदर्श की वाणी है। मुझे विश्वास हुआ था तो पुल बनेंगे, पुल आपके बन गए। और राकेश बाबू जिला परिषद से नेताओं का चरित्र देख रहा, घोषणा होती है, कल परसों की बाकियां करके खत्म कर दूंगा। तेरे मेरे हमने शिलान्यास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। चकिया से गुप्ता लखमीनिया बांध 9 साल का यात्रा लगा। डाक सुने, गैर सरकारी संकल्प लेके गए। नेता लोग मतदाता को लेमन जूस बांटते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन आपने बेगूसराय की धरती पर इस देश में एक बेटा का रोल अदा किया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और सामो की धरती जब तक सृष्टि के मानचित्र पर रहेगा, आप उस पुल पर खड़े रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। कुछ चर्चाएं हमारे किसान के आवाज को हमारे जनप्रतिनिधि उठाए हैं। इनको पता नहीं है इस देश के भारत माता के लाल, जिनको आप कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, उन्होंने बेगूसराय की धरती पर 200 करोड़ के फूड प्रोसेसिंग
अंग्रेजी में कहता है जो फूड से रस बनाना, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के किसानों को आगे बढ़े, उसके डायरेक्टर टंडन जी हैं। काम चल रहा है। अरे रास्ते में हमारे साथ आए, मैंने कहा चलिए, बोले हमको माफ करो, हमको नेता नहीं बनना। इन्होंने कहा जो पूरे 9 जिला में किसानों के द्वारा उत्पादित सामानों को खरीदने के लिए ये सांगों में भी केंद्र बनाएंगे और यहाँ से सामान खरीदिए, आपके टमाटर को, आपके मक्का को, आपके मटर को, ये ले जाके उसको फिनिश करके पूरे देश और दुनिया में सप्लाई होगा। विकास किस चीज की नाम है, आज पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भैया अध्यक्ष जी ने मुझे समय में बांधा नहीं, लेकिन ये ज्ञान, ये चेतना मुझे होनी चाहिए जो हमें तो सबरी के बारे में पता है। वो प्रत्येक दिन राम के लिए रास्ते में अपने दहलीज पर झाड़ू देते थे। अब उनके गुरु कौन थे मेरे को पता नहीं। हमको लगता है जो सामों के लोग प्रत्येक दिन इस दिन के इंतजार में अपने घर की सफाई कर रहे थे, जो राकेश जैसा बेटा आएगा, राम का दूत बन के आएगा, जो मुझे दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने लगेगा। और यहां 2 विदुर बैठे हुए हैं जिसकी चर्चा महंत हनुमान के रूप में किए हैं। हनुमान जी तो पहाड़ उठाते थे। 2 विदुर, एक हमारे कुटुंबी है लल्लू बाबू, बुद्धि के खदान है, शंभू जी से उतना परिचित नहीं है। और शंभू जी और लल्लू बाबू इस स्कूल में जो राहु केतु घूमते थे, जिसकी चर्चा होती रही है, उसका ऑपरेशन करके ये दिल्ली तक मैसेज पास करता। मैं आपके दिन मेरे और राकेश बाबू के कमिटमेंट में ये दोनों विदुर ने ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभाने का कार्य किया। इसके लिए भी मैं सामों की धरती पर इनका चंदन और बंधन करता हूं। साथ ही विभिन्न विचारधारा को मानने वाले पत्रकार बंधु का भी मैं इस सामों की धरती पर चंदन बंधन करता हूं। और अंत में कहता हूं, जो नेता का रोल राकेश बाबू नहीं निभाए, इसलिए जब तक सांस रहेंगे मैं राकेश बाबू का ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल। सामों के इस पवित्र भूमि पर मैं नमन करता हूं इस सम्मानित मंच के की शोभा आदरणीय राकेश सिन्हा जी का, जिन्होंने वो कर दिखाया जिसका लोग सपना देखा करते थे। सपने को साकार करने का साहस अगर किसी ने दिखाया तो राकेश सिन्हा जी हैं। इसके लिए न सिर्फ वो धन्यवाद के पात्र हैं, बल्कि हम तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सामों की तमाम जनता है, उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और सबसे ज्यादा सामों की ये महान जनता, जिनकी उत्कट इच्छा हुई, जिनकी ये लालसा हुई कि जिला मुख्यालय से जुड़ने का उनको आसान साधन मिले, उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और उस आवाज को
माननीय राकेश सिन्हा जी ने सुना, उसकी संवेदना को समझा और तमाम बाधाओं और मुश्किलों से गुजरते हुए आज सामो की महान जनता की उस इच्छा को उस मुकाम पर पहुंचाया कि अब लग रहा है कि ये सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। सामो पुल का डीपीआर तैयार हुआ है। सभी लोगों का इसमें सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। अभी पुल के निर्माण की जो परिकल्पना है, जो उसका रूप है, वो अभी कागज पर है। मेरा आग्रह होगा तमाम प्रतिनिधियों से, सामो के तमाम जिलावासियों से कि इस पुल के निर्माण में हम कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि ये डीपीआर जो है वो मूर्त रूप ले सके और इस पुल का निर्माण हो सके। कई बार राजनेता लोगों को सपने दिखाते हैं, शिलान्यास के माध्यम से लोगों की आशाएं जगाते हैं, लेकिन वो चीजें पूरा होने में काफी समय लग जाता है। तो शिलान्यास या कागजों के पुल पर राजनीतिक सफर तो हो सकता है, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं नहीं पूरी हो सकती। मैं चाहता हूं कि सामो का ये पुल हम जैसे प्रतिनिधियों के राजनीतिक सफर का माध्यम न बने, बल्कि ये पुल सामो की उस तमाम आशा की पूर्ति करे जिसके लिए न जाने कितने वर्षों से कई पीढ़ियों ने इसकी उम्मीद की, और उस उम्मीद को पूरा करने का श्रेय आज पूरे तमाम सामोवासियों के साथ साथ और सबसे ज्यादा श्रेय हम इसका राकेश सिन्हा जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एकमात्र लक्ष्य बनाया बेगूसराय और सामो को भारत के मानचित्र पर लाने के लिए। बाधाएं अभी बहुत सारी, मैंने कहा यदि इसको राजनीतिक मंच की तरह अगर इस पुल के निर्माण के किसी भी कार्यक्रम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बाधाएं बढ़ेंगी। हम यही कहना चाहते हैं, सभी तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि एक जो सबसे बड़ी बाधा थी कि इस पुल का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस बाधा को माननीय राकेश सिन्हा जी ने अपने उत्कट प्रयास से, अपने भागीरथी प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी की और नितिन गडकरी जी के सहयोग से, और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो हमारे बेगूसराय के सांसद ही क्यों ना हो, वो भी इस पुल को बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पुल के बनने से सभी लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी और जिनको आगे राजनीति करनी है वो भी इसका आगे चल के श्रेय लेना जरूर पसंद करें। तमाम इसीलिए मैं कहता हूं आज ये मंच पूरा एनडीए का मंच है। डबल इंजन की सरकार है, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कोई भी काम बहुत ही आसान होता है। माननीय सांसद राकेश सिन्हा जी ने एक मुकाम जो केंद्र से इसके लिए योजना आनी थी, जो राशि आनी थी, इसको लाने का कार्य कर दिया है। अब राज्य सरकार में और राज्य की इस जमीन पे इस कार्य को होना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं आनी चाहिए। इतना मुझे विश्वास है कि एनडीए की जो सरकार है अभी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रगतिशील नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की चर्चा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई मंचों से और बार बार किया है, उनकी सरकार में इस पुल को मूर्त रूप देना भी बिल्कुल संभव होगा। तमाम जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है। इसको जल्दी से जल्दी ये कैसे पूरा हो, इसके लिए सभी योजनाएं तैयार हैं और हम तमाम जनप्रतिनिधियों की भी यही इच्छा है कि सामो का पुल जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो। आप सभी लोग यहाँ पर हैं, अभी बाधाएं हम नहीं कहते कि इस पुल पर किसी भी प्रकार के ग्रह की कोई छाया थी। मैं शुक्रगुजार हूं और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं, भाग्यशाली समझता हूं कि मटिहानी विधानसभा
कि महान जनता की सेवा करने का मुझे जब मौका मिला है तो मुझे लगता है कि मटिहानी के विकास पर, बेगूसराय के विकास पर जो भी अंधेरा छाया हुआ था वो अंधेरा शायद मिट चुका है। सारे ग्रह नक्षत्रों, जो बुरे ग्रह थे, जो बुरे नक्षत्र थे, उनकी समाप्ति हो चुकी है और विकास के सारे कार्य अब बहुत निर्बाध गति से होंगे। इसके लिए मैं अपने आप का श्रेय लेता हूं। मैं तो अपने आप को इस अच्छे वक्त में आने के लिए और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अंत में तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, इस पुल के निर्माण के लिए अभी हम सभी लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे पूर्व विधायक हों, पूर्व प्रतिनिधि हों, सभी लोगों को अगर ये लगता है कि ये पुल मात्र सपना न रह जाए तो इसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और मैं आपको वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने भी कहा कि कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और चार पंक्तियां और लें, क्योंकि हम सब प्रतिनिधियों पर भी वो लागू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर इन चीजों से शब्दशः वाजपेयी जी के इन कथनों का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो अपनी छोटी छोटी कुर्बानियों की, अपनी अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी देकर इस पुल के निर्माण में अपना योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से ये सामो की जीत होगी, सामो की इस महान जनता की जीत होगी। और इस जीत का सारा श्रेय सामो की इस महान जनता को जाएगा, क्योंकि ये पुल सिर्फ सामो और बेगूसराय के लिए ही नहीं है, ये पुल पूरे बिहार के कई लाख, कई करोड़ लोगों को एक ऐसा मार्ग देगा जिससे कई तरह की समस्याओं का समाधान होगा। जहां तक कृषकों के लिए आय बढ़ाने की बात है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व विधायक ने कहा कि यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना हुई है और कंगन जी उस फूड प्रोसेसिंग पार्क को बना रहे हैं। निश्चित रूप से उस पार्क के बनने से भी किसानों को अपने उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि पुल के निर्माण में जो अप्रोच पथ है, सारा अप्रोच पथ, जितने अधिक से अधिक गांवों को उस अप्रोच पथ का लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास हम सभी लोगों का है। और अप्रोच पथ, पुल का अप्रोच पथ इस तरीके से किया जाएगा, आप सभी लोगों के सहयोग से, निर्देशन से, और NHAI के अधिकारी अभी 2-4 दिनों के अंदर एक बार फिर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, सभी लोगों की राय लेंगे और अप्रोच पथ का निर्माण भी लोगों के इच्छाओं के अनुसार करने का पूरा प्रयास किया जाए। यही चीजें हैं। आज का ये आभार का कार्यक्रम है। हम सभी लोग एक बार पुनः माननीय राकेश सिन्हा जी का आभार व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में आप सभी लोग, जब जिस दिन, मुझे तो ये लगता है ये मजमा जो आज है, कल जब इस पुल का उद्घाटन होगा तब क्या होगा वो मैं आज देख रहा हूं। और मेरी तो यही इच्छा है कि इस पुल का
उद्घाटन भी बहुत जल्दी हो जाए। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में इसका शिलान्यास निश्चित रूप से हो जाएगा, यदि हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ और आप तमाम लोगों का एक बार शुभकामना देते हुए आप लोगों को, आज आपके लिए होली दिवाली सारा दिन है, आप खुशियां मनाइए। और हृदय से एक बार पुनः राकेश सिन्हा जी का आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में कल रात्रि में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति मैं भी नहीं हूं, राजनीति से मेरा भी कोई ज्यादा सरोकार नहीं रहा। इस भागीरथी प्रयास में सभी लोगों का प्रयास शामिल है, सभी लोग। मैं तो आज यहां राम की चर्चा हो, सभी लोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं यदि कैकेयी ने भरत के लिए, भरत के राज्याभिषेक के लिए राम का वनवास न मांगा होता तो शायद राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते और रामायण जिस रूप में हम आज देखते हैं वो नहीं। सभी लोगों का प्रयास बहुत ही वांछित रहा है, बहुत ही सराहनीय रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी, चाहे वो हमारे सांसद महोदय आदरणीय गिरिराज जी हों, क्योंकि वो हमारे जिले के सांसद हैं, उनका भी सहयोग निश्चित रूप से मिलता रहेगा। कल रात्रि में उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने भी बहुत ही सकारात्मक रूप से कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि ये पुल जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो। हम नहीं चाहते कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का समावेश हो और ये हो कि ये पुल में देरी हो जाए। बनना तो अब तय है, इस तरीके के अवरोध से देरी होता है, लेकिन बनना तय। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का इस पुल का राजनीतिकरण अब ना हो। माननीय राकेश सिन्हा जी ने अपना कार्य कर दिया है, आगे भी इस पुल के लिए जो भी कार्य इनको करना होगा वो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये भी इस पुल को मूर्त रूप देना चाहते हैं। हम सभी लोग उस दिन का उत्कट और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इस पुल का शिलान्यास होगा और जिस दिन इस पुल का उद्घाटन होगा। उद्घाटन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब उनके साथ इस पुल को सामो से लेकर बेगूसराय मुख्यालय का सफर करेंगे और उस दिन के इंतजार में हम सभी लोग हैं और निश्चित रूप से वो दिन आएगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, मेरे अभिभावक समान माननीय राजकिशोर जी, और जिनके निर्देशन और एक तरह से पालक अधिकारी के रूप में जो मेरे साथ हैं, माननीय लल्लू बाबू, इस जिले के सम्मानित विधान पार्षद और शिक्षाविद पूर्व नौकरशाह माननीय सर्वेश जी, शामों के युवा विधायक जिन्होंने अपने भाषण में समन्वय की अद्भुत सिद्धांत जो भारत की है उसका प्रतिपादन भी किया, ऐसे श्री राजकुमार जी अपने चरित्र, व्यक्तित्व, कृतित्व से जोशीले और अपने भाषण से पानी में भी आग लगा देने की क्षमता रखने वाले बोगो बाबू, माननीय सुरेंद्र पासवान जी, वनवासी कल्याण आश्रम के जिला संयोजक श्री शंभू जी, शाहपुर कमाल
में एनडीए के प्रत्याशी और अपने क्षेत्र में जनता के बीच लोकप्रिय अमर जी, जिला पार्षद माननीय मुन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री माननीय बबलेश जी, राकेश पांडे जी, अमरेश जी, मनीष कुमार जी, पार्टी के प्रवक्ता मनीष कुमार जी हैं, फिर राम कल्याण जी, राजेश संबर्ष जी, सुनील जी, संदीप अग्रवाल जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, ललन जी, राम संजय जी, मनोज कुमार जी, सुरेंद्र सेठ जी, आलोक जी, अमित जी, महंत सियाराम दास जी, नारायण जी, तीनों पंचायत के सम्मानित मुखियागण, ईश्वर जी और सुमित जी, साथ में प्रशासन से आए हुए सम्मानित अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित भाइयों और अनुपस्थित सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं आज भाषण देने के लिए नहीं आया। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता स्वामी है, प्रतिनिधि सेवक है। जो काम मैंने आपसे लिया था उसका रिपोर्ट कार्ड देने आपके सामने आया। रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। जो समाज यथार्थ से जी चुराता है वो समाज कायर होता है। मैं उन कायरों में नहीं हूं जो यथार्थ से जी चुराकर अपनी बात करूं। मुझे सामो पुल चाहिए, सामो पुल के लिए शहादत भी देनी पड़ेगी, मैं शहादत देकर तैयार हूं। मैं अपनी बात पूरे आरंभ करने से पहले उन लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं जो सामो पुल के रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनको बेगूसराय से लेकर नई दिल्ली तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो राजनीति में शैशवावस्था में आया। मैं एक ऐसे विद्यालय से पढ़कर निकला था जहां राजनीति शब्द का शब्दकोश में नहीं था। 3 वर्षों की राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव हुए, लेकिन सामो पुल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण में मुझे एक बात ज्ञात है, मां सरस्वती ज्ञान की ही देवी नहीं है, अज्ञानता की भी देवी है। यह सामो पुल ज्ञान के गर्भ से नहीं आया है, यह अज्ञानता के गर्भ से निकला है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं मंच पर था। मंच पर जाने और माला पहनने की मेरी ना आदत थी ना है, भगवान करे आगे भी नहीं रहे। मंच पर प्रत्याशी माननीय गिरिराज जी के बोलने से पूर्व मुझे बोलना था और मुझसे पूर्व बोगो बाबू को बोलना था। मेरा बोगो बाबू से कोई परिचय था नहीं। मंच पर अधिकांश लोगों से मेरा परिचय नहीं था। मंच के नीचे जो संघ से जुड़े लोग थे उनसे मेरा अधिक परिचय था। बोगो बाबू ने अपने अंदाज में चुनौती दी, और सकारात्मक चुनौती थी। एक नकारात्मक चुनौती होती है, एक सकारात्मक चुनौती। आप पुल दीजिए, पुल चाहिए। संभवतः ये चुनौतियां और ये मांग 1952 से हो रही होंगी या उसके पहले से होती रही होगी। तो जैसे एक छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, उसे पता नहीं होता कि इसमें हाथ जल भी सकता है।
उसे तो वो आग भी खिलौना नजर आता है। तो मैं छोटा था तो अपने दिव्यांग चाचा के साथ, मेरे बड़े दूल्हे बरका बाबू कहते थे, मैं एक जोकिया गांव जाता था तो वहां एक छोटी सी नदी थी। नदी को पार करना पड़ता था तो मुझे ध्यान में था कि वही जोकिया की नदी सांभो के लोगों को त्रस्त कर रही है, 2-4 करोड़ का काम होगा, मैं करवा दूंगा। इतनी बड़ी अज्ञानता पालकर मैंने इनकी चुनौती को और चुनौती दे दिया। मैं कहा 4.5 लाख से चुनाव जिताइए, मैं पुल बनाऊंगा। यदि कोई कान में कह देता कि 5,000 करोड़ का है तो मैं उसी समय शब्द वापस ले लेता। तो मैंने कहा ये पुल अज्ञानता के कोख से निकली हुई वह आवाज है, जिस आवाज के पीछे पीढ़ियों से हिंदुस्तान के लोग लॉर्ड कर्जन से लेकर नेहरूवादी शासन तक अपने जायज मांगों के लिए, अपने स्वाभाविक हक के लिए राजनीति के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। एक छलावे के बाद दूसरा छलावा होता था। लोग कितने निर्दोष थे, छल और कपट करने वालों को भी माफ करते हैं। हर 5 साल में छली और कपटी आता है और आप उसे माफ करके फिर उस आशा से कोई तो ठीक आदमी आएगा। इसलिए यह पुल की जो मांग थी मैं उससे अवगत नहीं था। इस पुल से जो समस्या थी उसकी मेरी जानकारी नहीं थी। घोर अंधकार और अंधियारे में मैंने छोटे बच्चे की तरह आग में हाथ डाला, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर दिया। यदि 5,000 करोड़ हो कि 5 लाख करोड़ हो, सामू में पुल बनाऊंगा। मैं जिस संस्था से प्रेरणा लेता हूं, जिस संस्था का पात्र हूं, वो पात्रता देती है। उसके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे, याची देही याची टोला। ये मराठी की उक्ति है। इन्हीं आंखों के सामने इसी शरीर से काम को पूरा करना। और लल्लू बाबू ने कहा कि मैं अपनी आयु में इस पुल से यात्रा करना चाहता हूं। मैं लल्लू बाबू को कहूंगा कि सामो में पुल ही नहीं, हवाई अड्डा भी बनेगा। जितनी चुनौतियां आएंगी, जितनी बाधाएं आएंगी, उतना ही मैं सामो के लिए काम करूंगा। मेरा पूरी राजनीतिक जीवन मैं सामो को समर्पित करता हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस विद्यालय के प्रांगण में मैं दूसरी बार आया हूं। मैं एमपी लैड फंड से इस विद्यालय में एक पुस्तकालय के लिए 15 लाख देने की घोषणा करता हूं। अब मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आपको पढ़कर सुनाता हूं। रंजीत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिनसे मेरी बात नहीं होती है। इनकी मां से नहीं मिला, लेकिन फोन पे ही मैंने इनकी मां को चरण स्पर्श किया। जैसे सर्वेश जी हैं, विधान परिषद में जाने से पहले इन्होंने कहा था कि सिमरिया का कल्याण होना चाहिए, सिमरिया हरिद्वार और काशी की तरह बने। और विधान परिषद में आते ही उन्होंने उठा लिया। जब मुझे उन्होंने कहा तो मैं कहा, इस कार्य के दुल्हा आप हैं, हम सब बारात हैं। जो भी कष्ट होगा, जो भी करना होगा, गिलहरी की तरह काम करना होगा, हम करेंगे, आप आगे बढ़िए। ये राजनीति की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें एक दूसरे से कदम आगे जनता के लिए रखना पड़ता है।
यदि प्रतिद्वंदिता में बदल जाए, जो हम में से किसी में आज नहीं है। राजकुमार जी वही बात कह रहे हैं जो गोगो बाबू बोल रहे हैं। दोनों प्रत्याशी थे। लोकतंत्र में जीत हार होती है। अब दोनों की जुबान से, दोनों के मन से वही बात आ रही है। राजकिशोर जी सदन में नहीं है, लेकिन सामू में क्या हो रहा है, सामू की पुल की प्रगति क्या है, हम हर सप्ताह इनसे बात करते हैं। शंभू जी राजनीति में नहीं है, हर दिन सामू के बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेना, उस पुल की कठिनाइयों को बताना। मित्रों, मैं आपसे वादा करने के बाद राज्यसभा में इसको प्रश्न के रूप में रखा, बाद में विशेष उल्लेख के रूप में रखा, लेकिन यह तो सिर्फ एक कर्मकांड है। हर सांसद को प्रश्न पूछना, विशेष उल्लेख करना एक अधिकार होता है, वो अधिकार और कर्तव्य होता है, लेकिन वह समाधान नहीं। मैं आपकी मांग का एक पत्र बनाकर मंत्री जी के पास गया, माननीय गडकरी जी के पास। जब मैं पत्र लेकर गया तो अधिकारियों से घिरे थे। सकारात्मक सोच के मंत्री हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो और देश के हर कोने में नेशनल हाईवे, पुल और सुरंग बने, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान की तकदीर को, हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल देने के, ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाले गडकरी जी के पास जब मैं पहुंचा, और जो मुझे भय दिखाया गया था कि 100 सालों से पूरा नहीं हुआ, यह आपने गलत वादा कर लिया, काम नहीं होगा। लेकिन मेरा साथ देने के लिए लल्लू बाबू यहां दिन रात उन चीजों को निकालने में काम कर रहे थे कि कैसे यह संभव हो। बाधा हम और आप नहीं, बाधा परिस्थितियां थी। एक तरफ सिमरिया का पुल, दूसरी तरफ मुंगेर का पुल, तो फिर बीच में कितना सरकार पुल देगी? हर 5 किलोमीटर पर लोग पुल मांगेंगे तो सरकार कहां से देगी? सरकार की एक नीति बनेगी, 25 किलोमीटर इधर या 25 किलोमीटर उधर कोई पुल है तो हम नया पुल नहीं देंगे। जब मैं मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा, अपने एक अधिकारी से इनसे बात कीजिए, यदि संभव है तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कह के ये बार बार मेरे पास आते हैं, हाँ या ना मेरे को जवाब दीजिए। और अधिकारी ने कहा ये संभव नहीं है, मैं लौट गया। फिर कुछ दिनों तक चीजों को वासी होने दिया, फिर मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, फिर पहुंचा। फिर उन्होंने एक पांडे जी नामक अधिकारी को मेरे साथ लगाया। उनके कमरे में भीड़ थी, सारे सांसद अपने अपने काम को लेकर आए हुए थे। मैंने पांडे जी से अनुनय विनय किया। अनुनय विनय मैं जिस भाषा में, जिस भाव से कर सकता था, अनुनय विनय करते समय बार बार अपनी जो मां मुझे छोड़कर चली गई थी उनको याद कर रहा था कि मां मुझे मदद करो। सार्वजनिक जीवन में मैंने पहली कसम खाई है, गलती से ही लेकिन गलत कसम खाई है, मैं जनता के सामने क्या मुंह दिखाने जाऊं। फिर जनता पूछेगी तुमने क्यों कसम खाया था, तुमने क्यों वादा किया था। यदि तुम्हें अज्ञानता थी तो इस अज्ञानता को लेकर तुम राजनीति के शिखर पर क्यों पहुंचे हो, तुम राजनीति से वापस आ जाओ। इसके पहले ही जनता कहे मैं सोच लिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा। पांडे जी ने कहा कि आपकी सारी दलीलें ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है पुल नहीं बनेगा। मुझे लल्लू बाबू ने सारी रचनाएं समझाई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मुझे शंभू जी कह रहे थे कि आप इतने भावुक होकर सारी बातें क्यों कह देते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि काली खान में मुझे छोड़ दीजिए, बेगूसराय में मैं भटक जाऊंगा। यह देश महात्मा गांधी का,
सच बोलकर उस व्यक्ति ने साम्राज्यवाद को हिलाकर रख दिया था। सच में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े चट्टानों को चीरकर सत्य की रेखा बाहर निकल जाती है। मुझे लल्लू बाबू के द्वारा समझाई गई बातें ठीक से मैं रख नहीं पाया। मैं नर्वस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। आज यदि कह दिया नहीं तो फिर मैं पत्र लिखूंगा, पत्र भी स्वीकार नहीं होगा। मैंने 3-4 लोगों को फोन लगाया, जो लोग रोज फोन उठाते थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, व्यस्त थे। उस अधिकारी के पास समय नहीं था, मंत्री जी बैठे हुए थे, 2 मिनट में फैसला होना था। लल्लू बाबू एक बार में फोन उठाते नहीं हैं। अंतिम प्राथमिकता में लल्लू बाबू ही थे। मैंने भगवान का नाम लेकर इनको फोन लगाया कि शायद उठा लें, और उस दिन क्या हुआ, 1 घंटी बजी, इन्होंने उठा लिया। मैंने उस अधिकारी से कहा, देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूं, इनसे आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा, मैं किसी निजी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। मैं कहा, मैं एक सांसद होकर मैं आपका पांव छूता हूं, आप इनका। कहते इसे मत बोलिए, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने कहा ये नहीं बनेगा तो मेरी आंखों से 2 बूंद पानी उनके पेपर पर आया। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, आप इतने कमजोर क्यों हैं? मैं कहा, मैं सांसद नहीं हूं, मैं निरीह मजबूत जनता को जिस व्यवस्था ने निरीह बना दिया, धनवान किसान को व्यवस्था ने जो से निर्धन बना दिया, उसका प्रतिनिधि बनकर मैं आज आपके सामने हूं। इसलिए मेरी आंखों से आंसू गिरे। उन 2 बूंद के आंसू ने उस अधिकारी को द्रवित किया। उनको लगा शायद नया सांसद है, राजनीति में नया है, और लल्लू बाबू से उसने बात करना स्वीकार कर दिया। फिर लल्लू बाबू ने उसे सामहो पुल का वो चित्र दिया कि बिहार से बंगाल, बिहार से उड़ीसा और बिहार से झारखंड की दूरी 76 किलोमीटर से लेकर 79 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। तब वो अधिकारी सिर्फ उन आंसुओं के कारण द्रवित होकर मंत्री जी से कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है, इसको खारिज करना ठीक नहीं, और स्वयं का पल्ला झाड़कर दूसरे अधिकारी को डाल दिया। फिर वो पत्र, लेकिन वह पल्ला नहीं झाड़ा उस व्यक्ति ने। वो जहां भी आज कार्यालय में बैठे हो, घर में बैठे हो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, वो मुझे फोन पर निर्देशित कर दी। अब यहां से मुझे जो लोग शिक्षित कर रहे थे, अब वो मुझे तकनीकी रूप से कैसे सफल हो वो शिक्षित कर रहे थे कि आप एक पत्र बनाइए, पत्र में ये सब लिखिए। फिर मैं पत्र बनाकर गडकरी जी को दिया। गडकरी जी ने बुलाकर एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा, ये बातें तो काल्पनिक लगती हैं। अगर 79 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती तो क्या अब तक हमें पता नहीं होता? फिर सरकार ने जांच की। जांच करने के बाद ये बात सामने आई कि सामहो वह हीरा है जिस हीरे के प्रयोग से, सामहो एक जगह का नाम नहीं है, वो हीरे का नाम है, जिसके प्रयोग से पेट्रोल बचेगा, समय बचेगा, लोगों की ऊर्जा बचेगी, बिखरे हुए जिले, बिखरे हुए स्थान एक हो जाएंगे। तो फिर गडकरी जी का पत्र आया कि इस पर डीपीआर बनाने की मैं स्वीकृति देता हूं। इसमें कहां है राजनीति? डीपीआर का टेंडर हुआ, एक कंपनी को टेंडर मिल गया, अब राजनीति शुरू हुई। रिपोर्ट कार्ड में मैं एक एक कलई खोलकर छोड़ दूंगा। डीपीआर के उस टेंडर को रिजेक्ट कराने वाले कौन लोग थे? मैंने सामो के लोगों से कहा था 2022 में उस पुल पर हम गाड़ी लेकर चलेंगे। आज यहां गाड़ी लेकर सामो पुल से आते उस डीपीआर के टेंडर को खारिज करवा दिया गया।
डीपीआर के टेंडर को 2020 में खारिज करवा दिया गया। एनएचआई 1,73,00,000 के टेंडर के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, वो जीत गया कंपनी, फिर भी उसको टेंडर नहीं दिया। मैंने जीवन में कसम खाया है, कफन का पैसा नहीं होगा तब भी मैं किसी बड़े व्यापारी से, किसी कंपनी से मैं बात नहीं करूंगा। सामों का फूल बने या ना बने, मैं किसी कंपनी के मालिक से बात नहीं करूंगा, मैं सरकार से बात करूंगा। ये कौन होते हैं? फिर टेंडर आया, लॉकडाउन चल रहा था, फिर टेंडर आया, टेंडर में विलंब शुरू हुआ। श्रेय लेने के लिए मैं नहीं आया, मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है। श्रेय लेना होता तो मैं सुदूर मेघालय के कोंगथोंग गांव को गोद नहीं लेता। श्रेय लेना होता तो मैं मौमांग गांव को, जिसका नाम वहां का मुख्यमंत्री नहीं जानता था, उसको मैं गोद नहीं लेता। श्रेय लेना होता तो मौसूट गांव, जहां जाने के लिए 3 घंटे का पैदल पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ता है, चूक हुई तो 800 मीटर गड्ढे में गिरने की संभावना, उस गांव को गोद नहीं लेता। यदि मुझे श्रेय लेना होता तो मैं मेघालय के सदर गांव को गोद नहीं लेता। मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं, दूसरों के लिए यह आराम बात है। जिस दिन यह भ्रम पैदा किया गया कि राकेश सिन्हा बलिया और साहेबपुर कमाल में उस पुल को ले जाना चाहता था, उस रात यदि मेरा ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ तो आपका आशीर्वाद था। मेरी पत्नी ने कहा राज्यसभा छोड़ दो, मैं विधवा हो जाऊंगा, दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। कहते हैं राजनीति मत करो। ऐसे लोगों कैसे गंदे नाले के कीड़े को राजनीति से उठाकर बाहर कर देना चाहिए। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे बहलाने फुसलाने नहीं आता है। मुझे पता ही नहीं नियार कहां है, मुझे पता ही नहीं खातोपुर पहले है कि नियार कहां है। उस आदमी पर इल्जाम लगा रहे, बाद में कहते कि उस माननीय के प्रति मेरा दुराग्रह नहीं है। मैं कागज का नाव नहीं हूं। अगर टकराना चाहते हैं जो विकास के नाम पर, जनता के नाम पर, जनता मेरे साथ है, मैं किसी भी ताकत से बाकी लोगों के लिए खिलौना है, बाकी के लोगों के लिए राजनीति है, मेरे लिए राजनीति नहीं है। सामों को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं और एक चीज आपसे भीख मांगता हूं, मैं आपको चेतावनी देता हूं और आपको मैं सावधान करता हूं। बाधाएं आएंगी, बाधाएं समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुझ पर कभी अविश्वास मत कीजिएगा। आप मुझसे रक्त मांग लीजिएगा, लेकिन अविश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी चीजों से वाकिफ हूं जिसे मैं बोल नहीं सकता हूं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। सामोपुर की स्वीकृति थी, सामोपुर की स्वीकृति मिल गई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो एक नहीं 1000 राकेश सिन्हा इस सामोपुर की मांग करता, पूरा नहीं हो पाता। मोदी जी ने इस देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां कहीं भी किसान, मजदूर, गांव, गरीब की समस्या हो, सांसद वहां जाए, वहां की बात लाए, सरकार पूरा करेगी, समय सीमा में पूरा करेगी और सामोपुर उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा। मैं चुनाव लड़ने वाला एक कीड़ा नहीं हूं। मुझे मालूम नहीं 2024 के बाद मैं पुस्तकालय में रहूंगा कि सड़क पे रहूंगा, लेकिन मैं सभी लोगों से करबद्ध विनम्र प्रार्थना करता हूं, जो यहां है, जो यहां नहीं है, राजनीति मत कीजिए इन लोगों के साथ। सिर्फ ये लोग नहीं है, इनके साथ पीढ़ियों की जो पीड़ा है उसकी ताकत है। ऐसे लोगों की एक नकारात्मक आवाज नष्ट कर देती है, एक सकारात्मक आवाज रंग को राजा बना देती है।
अब मैं रिपोर्ट के अंतिम पार्ट में आता हूं। तकनीकी रूप से जो शुद्ध हो और जो सामों की जनता के लिए उपयुक्त हो, वो वही ऑप्शन स्वीकार हो, यह उस दिन कहा गया। और एक 4-5 लोगों की एक कमेटी का मैंने प्रस्ताव दिया कि तकनीकी काम करने वाले तो जानते ही नहीं कि कौन टोला कहां है, कौन एग्जिट पॉइंट कहां होगा, जो भी सर्वेश जी बार बार उसके लिए चिंतित थे। उस तकनीकी टीम के साथ कल मैं जिलाधीश जी से निवेदन किया और बहुत ही सकारात्मक सोच के जिलाधीश जी ने उसे स्वीकार कर लिया। प्रशांत कुमार सिन्हा NHAI के हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। ये 4 लोग जिसमें लल्लू बाबू भी हैं, सामो के प्रतिनिधि हैं, मटिहानी के प्रतिनिधि हैं, उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये 4-5 लोग उस टीम के साथ जो भी ऑप्शन स्वीकार हो उसके साथ घूमेंगे। यहां के लोगों की इच्छा के अनुसार कहां एग्जिट पॉइंट बने, कहां कनेक्टिविटी बने, वो बताएंगे। अब तकनीकी बातें आएंगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जून के महीने में पुल निर्माण का टेंडर आने जा रहा है। जून महीने में पुल का टेंडर आने जा रहा है। मेरा काम आज से समाप्त हो गया, यानी मैं भाग नहीं रहा हूं। बिहार के किसानों की गरीबी और दर्द 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की पुस्तक में लेख का विषय नहीं बनना चाहिए। यदि मोकामा टाल का भविष्य बदल दिया जाए, यदि दियारा शब्द को हटा दिया जाए, यदि चौर शब्द को हटा दिया जाए, जिसे मैंने राज्यसभा में उठाया, और हिंदुस्तान के अर्थशास्त्रियों को यही नहीं मालूम चौर क्या है। एक दिन दिल्ली की संस्था में मुझे बुलाएगा किसी पुस्तक विमोचन में। मैंने पूछा, उसमें हमारे एक अर्थशास्त्री NK सिंह जी भी हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैंने कहा चौर क्या है, कौन बता सकते हैं? मंच पर बैठा व्यक्ति नहीं बता पाया। मैं कहा हिंदुस्तान के किसानों का दुर्भाग्य है कि उसकी नीतियां वे बनाते हैं जिनको चौर और दियारा शब्द का मतलब मालूम है। अब मैं आज सामों की भूमि पर अब मैं जो भी संकल्प लूंगा आपके पास ही आकर दूंगा। जो संकल्प लेता हूं, आपकी भूमि इतनी पवित्र पावन भूमि है कि संकल्प पूरा हो जाता है। बिहार से चौर और दियारा शब्द समाप्त हो जाए। पानी का जमाव, जल से कटाव। एक किसान अपने जीवन में 4 बार घर बदल दे। जमीन है, खेत है, श्रम की ताकत है, खेती करने के लिए पूंजी है, लेकिन खेती कर नहीं सकता। जो बड़े किसान हैं उनका काम चल जाता है। जो छोटे किसान हैं, जिनको उसी खेती से बच्चों को पढ़ाना है, उसी खेती से बेटी की शादी करनी है, उसी खेती से घर में कोई ऐसा श्राद्ध करना हो तो उसी पैसे से करना है, वो क्या करेगा? अंत में खेत बेच देता है। दुनिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र बिहार में है। हर बार बाढ़ आती है, राजनेता कुछ बांटने के लिए आ जाते हैं। मैं कहा बाढ़ के समय में आप सक्रिय रहे या ना रहे, लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं। बैलों को हटाते हैं, जानवरों को हटाते हैं, परिवार के लोगों को हटाते हैं, फिर स्वयं हटते हैं। अरे राजनीति इतनी क्रूरता हो में है कि आपको दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा। तो मैं अब दियारा और चौर को समाप्त करने के लिए बिहार में अभियान चलाने जा रहा हूं। अभियान नेतागिरी करने के लिए नहीं, अभियान जनता की बाधा को दूर करने के लिए। जयप्रकाश नारायण संसद में नहीं आए, विधानसभा और लोकसभा के दहलीज को नहीं देखा। विनोबा भावे जानते नहीं थे कि सरपंच का कार्यालय या प्रधानमंत्री का कार्यालय कैसा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़ने गए, जनसंघ की सीट थी, उन्होंने कहा जाति के आधार पर वोट मत दो। स्वजातीय लोग नाराज हो गए, चुनाव हार गए। उन्होंने कहा जनसंघ जीत गई, दीनदयाल हार गया।
मैं तो उस पाठशाला का विद्यार्थी हूं जिस पाठशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे रहे। वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी नियति है, वही मेरी नियत है। इसे साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सामो पुल तो बनेगा ही, बन ही रहा है। अब स्थानीय बातें कमेटी तय करेंगी। ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि कोई रुकावट नहीं आए। उसके लिए आप यज्ञ करें, हवन करें, भगवान से प्रार्थना करें। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं आपके साथ था, हूं, रहूंगा। अंत में मृत्यु के बाद तो मेरा पार्थिव शरीर यही सिमरिया में ही आना। तो आपको छल करके मैं कहां जाऊंगा? आपसे श्रेय लेकर और मैं कहां जाऊंगा? इससे अधिक श्रेय क्या हो सकता है? तो श्रेय की लड़ाई नहीं, श्रेय शब्द को आज हम दफना देते हैं। राजनीति करने वालों को कहते राजनीति दफना दे। मैं कोई राजनीति का हिस्सा नहीं हूं, न था। मैं तो उसको एक पोस्टमैन हूं। आपकी चिट्ठी को मंत्री तक पहुंचाया, मंत्री की चिट्ठी को आप तक पहुंचाया। मेरी भूमिका सिर्फ डाकिया की है सामो पुल बनाने में, और डाकिया की भूमिका में मैं काम करता रहूंगा। आपका पुल बनेगा, मैं सामो में आकर आपके साथ आनंद मनाऊंगा। इसी स्नेह शब्दों के साथ मैं 2 पंक्तियां बोलता हूं। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। धन्यवाद।